नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के यौम शहादत पर हम 1978 से 78 से हर साल एक सेमिनार का इनकाद करते हैं और उसमें वतन अज़ीज़ को दरपेश मसाइल पर, इश्यूज़ पर बात की जाती है और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लीडर्स अकाबिर वहाँ आकर इज़हार ख़याल करते रहे हैं। ये रवायत 78 से चल रही है, जब मैं मैट्रिक में था और हमें चंदा करके जलसा करना पड़ता था। पहला जलसा हमने बरकत अली इस्लामिया हॉल में किया था। वो एक तारीख़ी हॉल था और मुझे अभी तक याद है कि हमने 1200 रुपये इकट्ठे किए थे और उस वक्त हमने वो प्रोग्राम किया था। तो वो अनइंटरप्टेड चलता रहा। हम जेल में गए या जहाँ भी थे, लेकिन ये निज़ाम चलता रहा। मगर इस बार ये तकरीब 3 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रही है। पिछले साल कोविड का ज़ोर था बहुत ज़्यादा और उससे पीछे 2 दिसंबर जेल में गुजर गए। उस वक्त ये होता था कि अगर मैं अंदर होता था तो सलमान साहब बाहर होते थे, वो मैनेज करते थे। इस बार हमारे मेहरबानों ने सोचा कि दोनों भाइयों को ही बंद कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बांसुरी तो फिर भी बजती रहती है, आपको पता है, हर दौर में ऐसा होता है। हमारी किस्मत में शायद हर दौर में जेल जाना लिखा है। मैं तकरीबन 13वीं-14वीं बार जेल यात्रा कर आया हूँ। जिस जेल में मुझे रखा गया था उसके सुपरडेंट की एज 38 साल थी और मैं 37 साल पहले पहली बार उस जेल में गया था। तो ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये निज़ाम चलता है, हर आने वाला जाने वालों की मुलामत भी करता है, उनकी मुरम्मत भी करता है, सबक भी नहीं सीखता और फिर उसी चक्की में से पिस के गुजरता है सुरमे की तरह, जिसमें से उसने दूसरों को पीसा होता है। आज का मौजू बड़ा अहम है। अभी थोड़ी देर में सदर मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब भी रास्ते में हैं और फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी इस तकरीब से खिताब फरमाएंगे। जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप खिताब फरमाएं, आरिफ साहब मेहरबानी करके खामोशी इख्तियार करें तो मैं बात कर सकूँ, प्लीज़ खामोशी। जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि आप खिताब फरमाएं तो मियाँ साहब बड़ी लतीफ़ तबीयत के मालिक हैं। वो मुझे कहने लगे कि मैं तो खिताब कर दांगा खायद साहब, ये ना हो ताड़े ते अताब और तेज़ हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा अताब तो ख़त्म ही नहीं हुआ, वो तो मुसलसल जारी है और ऐसा अताब है कि पहले भी अताब नाजिल होते रहे हैं कि ऐसा अताब इससे पहले ना देखा ना सुना। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ 3.5 साल गुजर गए हैं, बाकी भी चंद महीने गुजर ही जाएंगे। तो उन्होंने मेहरबानी की और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर बात करूँगा। तो तकरीब के इख्तिताम पे इंशाअल्लाह ताला उनका ख़िताब हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे इस बार कोई लाइन ना काट सके। लाइनों पर भी हमने अपने लड़के लगाए हुए हैं। तो आज का मौजू इस हवाले से बहुत अहम है कि पाकिस्तान बहरानों में घिरा रहता है जब से ये बना है। बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक बहरान टलता नहीं है तो दूसरा बहरान जो है वो आ जाता है और ये कौम इन बहरानों का सामना करते 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 बड़ी अजीमत के साथ, बड़ी हौसले के साथ यहाँ तक आ गई है। और हर वक्त ये लगता है कि मुल्क ख़तरे में है और वाकई ख़तरे वाली बात होती है। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी से बना हुआ ये मुल्क, औलिया कराम के फ़िज़ान से बना हुआ पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसका निज़ाम चला रहा है। वरना इसको चलाने वालों ने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ख़राबी की बुनियाद इस मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनरल अयूब खान
डे वन से बदनीयत थे, और उनकी बदनीयती जो थी उसने पाकिस्तान की बुनियादों को सबसे पहले खोखला किया। और पहले पहले झूठ भी उस वक्त बोले गए जब खुशहाली के सुनहरे बाग दिखाए जा रहे थे और पाकिस्तान को अमरीकी कर्जों की दलदल में धकेल दिया गया था, और अमेरिका की टाउटी भी सबसे पहले उनके दौर में शुरू की गई थी। उन्हीं के दौर में कलमा हक कहने वालों की किरदार कशी शुरू हुई। उन्हीं के दौर में पॉलिटिकल एक किंग्स पार्टी बनाई गई। उन्हीं के दौर में वो साजिशें हुई जिन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान को तोड़ दिया, और याह्या खान उनकी एक्सटेंशन थे। और पाकिस्तान टूटने के बुनियादी अवामिल में उसकी बुनियाद रखी गई जिस दिन 56 का आइन तोड़ दिया गया था, और जिस दिन एक फर्द वाहिद ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही आइन है, हालांकि वो आइन नहीं था, वो अयूब खान का बनाया हुआ चरबा आइन था। तो खराबी की बुनियाद इस मुल्क में मार्शल लॉ ने रखी है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है। और दूसरी सच्चाई ये है कि ये मार्शल लॉ सियासी तलछट को जन्म देते हैं, ऐसे लोगों को असेंबलियों में पहुंचाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया जाता है जिन्हें मुल्क चलाने का क्या, शहर चलाने का कोई तजर्बा नहीं होता। सियासी जद्दोजहद करने वाले लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, और जागीरदारों और सरमायादारों की औलादों को और उनके नुमाइंदों को मजबूत किया जाता है। और जब वो गलतियां करके सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको भी नुकरे लगाया जाता है। फिर कोई जला वतन होता है, किसी को फांसी दी जाती है और किसी को बरसरेआम कत्ल कर दिया जाता है। यह पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख है। मुझे कहते हैं तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे ना बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, तारीख नहीं बदलेगी। तारीख यही रहेगी, सच्चाई भी यही रहेगी। और दूसरा सच यह है कि पाकिस्तान, मैं समझता हूं, कागजों में आजाद हुआ था। आजादी पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचने नहीं दी गई। और तीसरी सच्चाई यह है कि इस रियासत में जहां आइन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट भी बार बार मार्ज़े वजूद में आती है, जंगल का कानून इसमें नाफिज है। और रियासत को जंगल बनाया गया है। जब जब इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, जो लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं वो या भारतीय एजेंट करार पाते हैं, या गद्दार करार पाते हैं, या शरपसंद करार पाते हैं, या बागी करार पाते हैं, और फिर उनमें से बाज लोग पटरी से उतर भी जाते हैं, और वो पटरी से उतर के ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जो इररिपेयरेबल लॉस होता है, मगर फिर भी सबक नहीं सीखा गया। और यह भी सच है कि पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत, उसकी बदरू अब भी घूम रही है। जैसे अयूब खान की बदरू अभी तक दफन नहीं हुई, नजरिया ज़रूरत की बदरू भी दफन नहीं हुई। ये बदरूहें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का घेराव किया हुआ है। और उससे अगला कड़वा सच ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सकी और शाही सल्तनतों में तब्दील कर दी गई, ये बड़ा कड़वा सच है। और जब हम ये फैसला करते हैं कि हमने मार्शल लॉ का मुकाबला करना है, तो ये भूल जाते हैं कि इसकी कोई तैयारी हमने नहीं की है और हम इसका कभी बंदोबस्त नहीं करते। और ये बीमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लाहक है कि यहां पे हम नाम की जमहूरियत देते हैं, अमली जमहूरियत भी जमातों के अंदर नहीं देते हैं। तो मैं ये समझता हूं, बहुत लंबी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान को ट्रैक पे डालना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को आम आदमी तक ले जाना पड़ेगा। ये एक सवाल है कि लोग करोड़ों वोट देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो लोग बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकल के लोग सियासी जमातों की कॉल पे लाखों लोग क्यों नहीं निकलते? वोट करोड़ों मिल जाते हैं, लोग हजारों निकाल रहे हो तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। उसकी वजह है कि सियासी जमातों ने बशमूल मेरी जमात के अपने आप को मुनज़्ज़म ही नहीं किया। अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, आप लोगों के मसाइल जो हैं, आम आदमी का मसला, जो गली का मसला है, गांव का मसला है, उसके साथ अपने आप को रिलेट करें, अपनी क़यादतों को तरबियत दें और पिक एंड चूज ना करें, तो फिर आप देखें इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। अगर यह मालूम हो कि 5 लाख 10 लाख आदमी 22 करोड़ के मुल्क में
रोड पे आ सकता है। कौन मार्शल लॉ लगाएगा पाकिस्तान में? कौन सा जज नजरिया जरूरत के तहत फैसला देगा? कौन सी नैब फिर किसी को पकड़ेगी? फिर हाथ कांपेंगे और टांकें लर्जेंगी हर उस गासिब की, वो सिविल गासिब हो या फौजी गासिब हो, सबकी टांगें भी कांपेंगी और हाथ भी कांपेंगे। लेकिन अगर लोगों को यह पता हो कि आपको पकड़ के पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, और बाहर 150 आदमी बैठा होगा, तो फिर अगले तो पकड़ेंगे आपको। यह बड़ा खुला सच है। मुझे अपनी जमात में यह बात करते 30 साल हो गए हैं, अब तो मैं इतनी बात नहीं करता, कभी कभी करता हूं। लेकिन अगर मसला हल करना है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमातों को ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, इज्तिमाई फैसले करने होंगे, फिर असेंबलियों के टिकट आला तरीन जो कायदीन है 8-10 वो नहीं देंगे, फिर वो रिकमेंडेशंस नीचे से होके ऊपर आएगी। ये अभी हमने एक तजर्बा किया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। मेरे हल्के के बहुत से लोग बैठे हैं, इलेक्टेड काउंसलर भी बैठे हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं जिन्हें टिकट इस बार नहीं मिला, वो भी जमात के साथ खड़े हैं। कोई वायलेशन नहीं हुई। वजह यह थी कि फैसला एमएनए और एमपीए ने नहीं किया, वहां के मुकामी दोस्तों ने फैसला किया। और जब तक फैसला कंसेंसस के साथ नहीं हुआ, हम उस बात को मशवरे में डालते गए। इसके लिए वक्त देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। हमारे इलेक्शन आते हैं, हम पार्लिमानी बोर्ड बनाते हैं, पता ही नहीं होता कौन किधर से आया है, पता करते हैं, वक्ती तौर पे टिकट दे देते हैं, वो जीत जाता है, उसके बाद भाग जाता है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं ये भाग गया है। रोज होता है हमारे साथ, फिर भी हम सबक नहीं सीखते। अब भी मैं समझता हूं, बाकियों को तो मैं मशवरा दे सकता हूं, मुस्लिम लीग नून को अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को आज एक्टिवेट कर देना चाहिए। आज आप अगर अपने गैप फिल कर लें और मौजू उम्मीदवार आज तलाश कर लें तो इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलता देखेंगे आप। ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, कभी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है 2002 से 2007 तक। लेकिन उनको भी सबक सीखना इसलिए जरूरी है कि वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी, मछली ने वापस आना है। और मैं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो दरिया के 2 पार्ट हैं, मिलते भी नहीं हैं, जुदा भी नहीं होते, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अपना अपना फलसफा है, लेकिन जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होती है तो हमें इकट्ठे होना पड़ता है। ये सियासी बरादरी को इकट्ठे होना पड़ता है। इमरान खान साहब, आप इस सियासी बरादरी के मेंबर ही नहीं बने, आपने तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाया। आपने तो आज सुबह एक तैनाती नैब लाहौर में करवाई है, ब्लेटेंट वायलेशन है रूल्स की, ब्लेटेंट। एक ग्रेड 22 के अफसर को उठाया पूरे पाकिस्तान से, तो रूल्स रिलैक्स किए हैं और उनको पहले डीजी नैब लगाया है और आज डीजी लाहौर पोस्ट कर दिया है, ताकि पीएमएलएन का जो बाकी अभी कोई अगर समझते हैं रगड़ा नहीं निकला, वो भी रगड़ा निकाला जाए। ऐसे नहीं रगड़े निकला करते, ऐसे जेलों में डालकर आप समझते हैं कि लोगों को तोड़ देंगे। कोई एक आदमी टूटा है? कोई नहीं टूटता। तकलीफ पहुंचाते हैं, उसका फिर जवाब भी तकलीफ में मिलता है। उसका नुकसान ये होता है कि पॉलिटिकल जो एक एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो जाता है, आलूदगी पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने काफ़ी देर आपसे बात की है, हमारे बाकी भी कायदीन ने बात करनी है। मैं अपनी बात को यहाँ समअप करना चाहता हूँ कि अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की सियासी जमातों की आला तरीन क़यादत हो या मीडिया से रिलेटेड आला तरीन जो मीडिया के दिमाग हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस रियासत को एक वायबल रियासत के तौर पे आगे बढ़ाना है। क्या एक दूसरे के चेहरे दागदार करके, एक दूसरे से बदले लेके हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? क्या 22 करोड़ पाकिस्तानी इस जिंदगी के हकदार हैं जो उन्हें दी गई है? गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी आसमान पे पहुंच गई है, आपस की लड़ाई खत्म होने में नहीं आती। ये हुकूमत अच्छी है, अब ये अच्छी नहीं है, अब इसको गिरा दो, अब उसको ले आओ। ये टोटकों से और टोटों से हुकूमत नहीं चलनी।
कच्चे पंक्चर लगा के भी ये मुल्क नहीं चलना। हुकूमत चल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता। रियासत को खतरात लाहक हैं, रियासत को पाकिस्तान के अंदर से खतरात लाहक हैं। उन खतरात का इदराक किया जाए, ग्रोही मुफादात से ऊपर उठ के सोचा जाए। वो सियासतदान हो, वो अदलिया से रिलेटेड लोग हों, सिविल सर्वेंट्स हों या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हमें सोचना पड़ेगा। ये मुल्क रहेगा तो हम सब सरवाइव करेंगे। हम मुल्क की सालमियत से ना खेलें। और पाकिस्तान 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल है। इस हकीकत को फरामोश न किया जाए, इस हकीकत को भी फरामोश न किया जाए कि पंजाब हमेशा सोया नहीं रहेगा। अगर पंजाब जाग गया और पूरी तरह जाग गया तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो आज रेलेवेंट हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे ऑपोजिशन में हैं, चाहे मुक्तदिर तबकात हैं। जत्थों की सरपरस्ती बंद की जाए। यह सबक न दिया जाए कि जो जत्था बनाएगा, जो घेराव करेगा, उसके आगे रियासत सरे तस्लीम खम करेगी। इसका मतलब यह है कि सियासी काम बंद किया जाए और जत्थे बनाए जाएं। 2-2 हज़ार का जत्था, 10-10 हज़ार का जत्था कोई नामुमकिन काम नहीं है। यह ज्यादा मुश्किल काम है जो हम करते हैं। तो पाकिस्तान को आइन के रास्ते पे चलने दिया जाए, पाकिस्तान को कानून के रास्ते पे चलने दिया जाए। अब भी वक्त है हम मिलकर आइन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करके इस मुल्क को बचा भी सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं और आने वाली नस्लों को एक चमकता दमकता पाकिस्तान दे सकते हैं। और हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम सब ने मरना है, और इस उम्र में तो वैसे ही कब्र ज्यादा याद आने लगती है। हम सबको अपनी कब्र भी याद रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकें और अपनी जात, अपनी जमातों, अपने ग्रोहों और अपने अदारों के खोल से ऊपर उठ के पहले पाकिस्तानी बन के सोचें और नफरत के रिश्ते कायम न करें, तो मुझे यकीन है कि वतन अजीज पाकिस्तान को, इस मुमलकत खुदादाद को बहरानों से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान काबिल रश्क तरक्की कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसकी बुनियाद बहरहाल पाकिस्तान की सियासी बरादरी को रखनी है। ये जो मुंह खोल के हम इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे पर बगैर सबूत के, जो गालियां देते हैं एक हुकूमत गिराने के लिए या गंदा करने के लिए, झूठ बोलते हैं, इससे गुरेज करें। सियासी बरादरी आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाए। और ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त का धंधा फिर शुरू किया गया है, इसको भी वापस करें, इसे दफन करें। ये आप लोगों को खराब करेंगे, फिर आपको देना आएगा। तो हमें बैठ के, मैं ये कहना चाहता हूं, मिसाके जमहूरियत 2 जमातों ने किया था, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। यह काम है जो हमें करना चाहिए। हमने ये काम क्यों नहीं किया अब तक? हमने मिसाके जमहूरियत को बाकी सियासी जमातों तक एक्सटेंड क्यों नहीं किया? उनसे भी बात करें, कौम परस्त जमातों से भी बात करें, उनको भी लाएं। मैं एज ए सियासी कारकुन, एक पॉलिटिकल कॉमरेड के ये समझता हूं कि करारदाद मकासद के बाद और 73 के आइन के बाद मिसाके जमहूरियत की जो दस्तावेज है वो पाकिस्तान की अहम तरीन दस्तावेज है। उसको हमें इंप्रूव करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी उसके अंदर लाना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी मारूजात को सुना और आपसे मैं यकीन है मुझे कि आप तहम्मुल के साथ हमारे बाकी मेहमानों की बात भी सुनेंगे। अभी लियाकत बलोच साहब जो हमारे एक मुदब्बर सियासतदान हैं और बड़े एक रवादारी वाले शख्सियत हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस तकरीब की सदारत कर रहे हैं। बड़े बाप के बेटे हैं, ख्वाजा सफदर साहब के साहबजादे हैं। अपनी सियासी जद्दोजहद अपनी जगह, मगर आप जानते हैं कि ख्वाजा सफदर साहब और ख्वाजा रफ़ीक साहब ने अयूबी आमरीत को मिलकर चैलेंज किया था। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जो सहाफ़त के शाह सवार हैं, वो भी मुकर्रीन में शामिल हैं। तो हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तकारीर सुनेंगे और उनका इजहार ख्याल जो है उससे इंशाअल्लाह ताला फ़िक्र और फ़ायदा हासिल करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज की जो पुरवकार तकरीब है, इसके अंदर जो मुल्की सालमियत के हवाले से और पाकिस्तान को जो दरपेश मुश्किलात हैं, इसके हवाले से चंद करारदादें भी हैं जो हम हाउस के सामने रखेंगे और इनको मंजूर करवाएंगे। तो पहली करारदाद के लिए मरकज़ी सदर MSF जनाब राना अरशद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और पहली करारदाद पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। जनाबे कायदीन, आज ख्वाजा रफ़ीक शहीद जो कि एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं, उनकी 49वीं बरसी के मौका पर मैं एक करारदाद पेश करता हूँ। ख्वाजा रफ़ीक शहीद की 49वीं बरसी पर यह नुमाइंदा अजलास मजबूत माशियत को मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद करार देते हुए इक्तिसादी तरक्की की शर्मनाक हद तक गिरने और कर्ज़ों में खौफनाक रिकॉर्ड इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करता है और करार देता है कि हुकूमती नाअहली और नाकामी ने महंगाई और बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। आम आदमी का गुजारा नामुमकिन हो गया है और वो ये करार देने पर मजबूर हो गया है कि PTI के रूप में ये माफियों की हुकूमत है और माफिया के ज़रिए से और माफियों के लिए जिनका अवाम से तल्लक सिर्फ लूट मार का है। ये इजलास मुतालबा करता है कि हुकूमती इक्तिसादी नाकामी बल्कि दिवालिया होने को तस्लीम करते हुए फिल फौर मुस्तफ़ा हो जाए, ताकि अवाम के इत्मीनान की हामल एक अहल और दयानतदार हुकूमत को शफाफ इंतखाबात के ज़रिए यकीनी बनाया जा सके। इसके लिए हाथ खड़ा करें। इस करारदाद को अक्सरियत के साथ पास किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो अमली तौर पर जब हम बात करते हैं कि सियासत में शराफत की, तो सियासत में शराफत का अमली नमूना एक बड़ा नाम सियासत का कौमी असम्बली के साबका स्पीकर जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए सियासी अकाबरीन, सहाफ़ी बरादरान, मेरी बहनें, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये लगता है कि ये शराफत का जो राना साहब कह रहे थे ये उतारना ही पड़ेगा और अब अमली तौर पे मैदान जंग में आना पड़ेगा। जो आज जो बरसी हमने साद रफ़ीक साहब ने रखी है अपने वालिद साहब के हवाले से, जिसमें अभी तो मैंने सिर्फ कहा है कि मैं ज़रा अब शराफत से निकलने लगा हूं, तो आपने माइक बंद करा दिया। जो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद साहब के आज एसाले सवाब के लिए ये जो आज महफिल सजी है, इसमें उनकी जो एक कहावत थी कि अगर जमहूरियत जंग लड़ना बगावत है तो मैं सबसे बड़ा बागी हूँ। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि जब हमें भी ना सिर्फ वोट को इज्जत देना मगर कुछ थोड़ी बहुत बगावत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। और बगावत भी इसलिए करनी पड़ेगी कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने आने वाले पाकिस्तान को
क्या इतना हक भी नहीं दे सकते कि वो अपने राय का इजहार कर सकें? अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासत में जो पैसा आ गया उसमें पॉलिटिकल वर्कर की गुंजाइश कम से कम होनी शुरू हो गई। हमें कुछ सिस्टम को भी तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अपनी जमातों को भी तब्दील करना पड़ेगा, मगर ऐसे सिस्टम को लाना पड़ेगा जिसमें जो दिन रात मेहनत करता है पॉलिटिकल वर्कर, मगर उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो काउंसलर, चेयरमैन, एमपीए और एमएनए का इलेक्शन लड़ सके, कि उसके लिए रास्ता बने। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर जो मुशर्रफ साहब ने बुनियाद 2002 में रखी थी कि इलेक्शन फिर पैसे वाले का है, और जो पैसा लगाता है वो फिर कुछ तो सोचता होगा कि ये पैसा वापस कैसे लाना है। ये रवायत किसी तरह ख़त्म होनी चाहिए, तभी जमहूरियत बढ़ सकती है। मैं वो दिन याद है कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की वालदा साहबा का इंतकाल हुआ और साद रफ़ीक साहब को पेरोल पे उनके दुआ के लिए आना पड़ा, उनको सुपुर्द खाक करने के लिए आना पड़ा, और ये वही तसलसल था जो उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा कि जमहूरियत के लिए उन्होंने अपना वक्त भी निकाला, खून पसीना भी दिया, और इसी तरह सलमान रफ़ीक साहब के साथ भी हुआ। मगर एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता साद रफ़ीक साहब के, कि ये कहते हैं कि इमरान खान का भी वक्त आने वाला है कि वो हमारे साथ ट्रक पे होगा। उसने जमहूरियत के जूते अभी तक नहीं पहने, उसके जो बूट हैं वो जमहूरियत के नहीं हैं, उसको वो पहनने पड़ेंगे। मगर एक वाक़या बताना चाहता हूँ जिसके जो मैं हल्फन ये वाक़या बताऊँगा कि कितना बहादुर है आपका सेलेक्टेड वज़ीर आज़म। 2013 का जब इलेक्शन हो गया तो परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के। वो और उनके वज़रा कुछ वफाकी हुकूमत से गिला करने के लिए कौमी असम्बली के बाहर आके उन्होंने धरना दिया। उस धरने में मैंने उनको दावत दी कि आप अंदर आ जाइए, स्पीकर के चेंबर में बैठ के हुकूमत से बात कीजिए, जो आपका गिला है उसको रजिस्टर कराइए। तो वो तशरीफ़ ले आए, वो बहादुर लीडर भी आ गए, उनके सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जो आजकल है वो इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए। वहाँ मखदूम जावेद हाशमी साहब भी थे, वहाँ कुछ कायदीन मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे वो भी तशरीफ़ लगते थे। को 15-20 लोग स्पीकर के दफ्तर में बैठे हुए थे, और मेरे पास वो तस्वीर है कि एक बीच में मैं बैठा हूँ, एक तरफ ये आजकल के वज़ीर आज़म जो साद रफ़ीक साहब के 2002 से 2007 दोस्त थे, मेरे भी ये 1960 से लेके और 2002 तक दोस्त थे, जब तक उनको मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त नहीं दी मेरी शक्ल में। तो वहाँ ये बात शुरू हो गई कि कौन कितनी दफ़ा जेल गया। तो जावेद हाशमी साहब ने फरमाया कि मैं 2002 में जेल गया था, और लियाकत बलोच साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर थे, और इनको याद होगा कि एक ख़त फेंका गया था सब के लॉजेस में। वो कहीं लियाकत बलोच साहब ने भी पढ़ा, हाशमी साहब ने भी पढ़ा। चूँकि मुशर्रफ साहब के हाशमी साहब बहुत चहीते थे तो उनको 4 साल कैद में उन्होंने रखा, और तब के स्पीकर ने भी आजकल के स्पीकर की तरह प्रोडक्शन ऑर्डर उनके नहीं जारी किए, और उनको अपने हलके की नुमाइंदगी नहीं करने दी गई। तो वहाँ बात हुई तो खान साहब की बारी भी आ गई। खान साहब से उन्होंने पूछा कि जी आप कितनी देर जेल रहे? कहते हैं एक दफ़ा गया हूँ, 9 दिन रहा था जब जजेस की मूवमेंट चल रही थी, और जजेस की मूवमेंट में मुझे पकड़ के इन्होंने यहाँ बंद कर दिया और फिर मुझे मियाँ वाली जेल ले गए। और वो बहादुर सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आगे जो बात की वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि मैं 9 दिन जेल में रहा, अगर 1 दिन जेल में और रहता तो मैं खुदकुशी कर लेता। मुकाबला करते हैं ख्वाजा आसिफ से।
मुकाबला करते हैं, और ये मैं हल्फन कह रहा हूं, मुकाबला करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। मैंने तो इनको 2002 में अपने आंखों से हथकड़ियां लगे देखा है, जब मूवमेंट में ख्वाजा साहब को पकड़ा जाता था और मुस्कुराते थे, कहते थे ये जेवर हैं मेरे। ये ख्वाजा साद रफीक साहब से मुकाबला करते हैं कि ये ट्रक पे चढ़ेंगे। 17 महीने दोनों भाई, निकला क्या? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब से मुकाबला करते हैं, जिन्होंने कभी जेल की परवाह नहीं की। जब उनको ना मैट्रेस दिया गया ना तकिया दिया गया, उन्होंने गिला नहीं किया। और कितना बड़ा हौसला होगा उस बाप का जिसके सामने उसकी बेटी को पकड़ के जेल लेके जाया जा रहा है। ये मरियम नवाज से अपना मुकाबला करते हैं, ये शाहिद खाकान से अपना मुकाबला करते हैं, ये सलमान रफीक से अपना मुकाबला करते हैं, ये एहसन इकबाल से मुकाबला करते हैं, ये हाफिज नुमान से मुकाबला करते हैं, जिन्होंने मुस्कुरा के जेल काटी। उन्होंने आगे कहा बेल के वक्त इसमें तो था ही कुछ नहीं। ये किससे मुकाबला करते हैं? ये मुस्लिम लीग नून के शेरों से मुकाबला करते हैं, ये कामरान माइकल से मुकाबला करते हैं। इमरान खान साहब, साद रफीक साहब, वो पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे, जूते पहन भी लेंगे, और मैं यकीन से कहता हूं उससे ज्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं है। मैंने अपने गुनाहगार कानों से मौजूदगी में जावेद हाशमी साहब के सुना। और आप कहते हैं कि वो जाएंगे। मैं अभी लंदन गया हुआ था, आपको पता है ना क्यों लंदन गया था? 2 फाइलें थी ना, कहते हैं एक 21 नाम थे, एक 28 नाम थे। तो वहाँ मैंने ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अपने कायद मोहतरम को ये बताया कि जी ये मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने फरमाया, ये लंदन के सिगर से घबराहट होती जी। तो मियाँ नवाज शरीफ से समझाया कि, बताया मुझे कि जब वो कोट लखपत जेल में थे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बताया कि जी कुछ दिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यहां भी रखा गया था। और जब ये उनको इतला दी गई, मैं आगे से नहीं कहूंगा कि मैं जमहूरियत के लिए, ये कोई मेरा ख्याल है मैसेज दे रहा है इनको। तो उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब फरमाते हैं कि उनको पहले कोट लखपत जेल लाया गया था और यहां से उनको लेके जाना था। जब उनको ये पता चला कि उनको मियाँ वाली जेल लेके जा रहे हैं, तो खान साहब आंसुओं से नहीं रोए, बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी। तो साद रफीक साहब कहते हैं उनको हम अपने ट्रक पे बिठाएंगे। वो उनको हमने ट्रक पे नहीं बिठाना। साद रफीक साहब, ये इमरान खान को अलग ही रहने दे। इसने गालम गलोच सियासत में सिखाई। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था तो जमात इस्लामी के कैंप में जाके उनसे कहता था चाय पिलाओ। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था तो पीपल्स पार्टी के कैंप में जाके कहता था मुझे ठंडा पिलाओ। मैं काफ लीग के कैंप में जाके कहता था, मगर 2013 से पीटीआई के कैंप में नहीं जा सकते। ये रियासत मदीना की बात करते, रियासत मदीना में तो सच बोला जाता था, वहां तोहमतें नहीं लगाई जाती थी, झूठी तोहमतें। 200 अरब रुपए लेके आऊंगा, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं। वो किधर गए 200 अरब रुपए? को 2 अरब रुपए दिखा दो, डॉलर को छोड़ो, 2 अरब रुपए तो दिखा दो कि तुमने किसी से रिकवर किए। झूठे इल्जामात के अलावा कुछ नहीं। और जो अब शिकस्त हुई है केपी में, इसकी भी मिसाल इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियात में पंजाब इनको जवाब देगा जब पंजाब में होगा। ये सिर्फ महंगाई नहीं, जो रोमांस था लोगों को, ये यूथियों को इमरान खान से, उन्हें समझ आ गई कि सिवाय झूठ फरेब, देखें कि इन्होंने किस किस को बेवकूफ बना दिया। इन्होंने जूतों तक को, बूटों को भी बेवकूफ बना दिया। उन्होंने आपको भी, हमको भी, सबको बेवकूफ बना दिया कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, 3 महीने में तब्दीली आ जाएगी,
6 महीने में ये हो जाएगा, 12 महीने में क्या कुछ हो जाएगा, सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, बद इंतजामी और पुअर गवर्नेंस के कुछ नहीं मिला। किन से तवक्को रखते हैं कि ये हमारे ट्रक पे चढ़ेंगे? इनके ट्रक के टायर पंक्चर होंगे, इनके ट्रक के टायर पंक्चर होंगे, और आपके सामने जो लोगों से जुल्म करता है नाजायज, उसको अल्लाह ताला की भी पकड़ होती है। और ये जो आजकल ऑडियो और वीडियो लीक्स हो रही हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ हो रही है उन लोगों की जिन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के ऊपर ये तकालीफ दी। मैं लंदन जब पहुंचा तो किसी ने कहा मियां साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई। मियां साहब छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़े से बड़े सीनियर वर्कर को लिफ्ट कराते हैं। कभी वो खुद अपनी प्लेट में नहीं डालते जब तक अपने मेहमान की प्लेट में ना डालें। ये जो लोग ये बात कहते हैं कि लिफ्ट नहीं कराते, ये नवाज शरीफ की किताब में लिफ्ट नहीं, ये वो नहीं कि शेरू भी साथ बैठा है, बिस्कुट एक शेरू को और दूसरा आने वाले मेहमान को, ये वो शख्स नहीं है। नवाज शरीफ एक मुख्तलिफ इंसान है। मैं वहाँ लंदन पहुँचा, 48 घंटे का क्वारंटीन किया, अगले दिन टेस्ट कराया, उससे अगले दिन रिज़ल्ट आया। जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई, दोस्त बैठे थे, फिर को घंटा 1.5 घंटा इसहाक डार साहब, जिनकी आज सब याद करते हैं, आजकल तो इसहाक डार साहब का ज़िक्र खैर होता है, और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल, वो करने दें इनको कि कौन सी लिस्ट लेके गया था, कौन सी नहीं, मगर हर चीज़ पे बात हुई है। अब किस पे कितनी हुई ये इनको सोचने दें, मगर ये है कि घबराहट ज़रूर है। और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा, अगर मैं ना जा सका तो कहेंगे लिस्ट तैयार नहीं हुई, अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए, और अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है। और ये भी बता दूं, जल्द मिलने वाला है, कोई दूर नहीं है। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, तो जिस तरह मैंने कहा मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बाछें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये तो वो जो पीछे खड़े हैं कैमरे वही बताएंगे, और कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं वो कुछ सोचेंगे, कोई कहानी बनाएंगे, फिर कोई वीलॉग होगा। मगर ये मैं बता दूं कि मुझे अपने रब पे, अपने अल्लाह ताला पे यकीन है, जिस तरह आपको यकीन है कि इंसाफ इस दुनिया में मिलता है और अगली दुनिया में भी। और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, नजर नहीं आता इनको कि चलें किधर। खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियाँ साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। मुस्लिम लीग नून एक है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे और पाकिस्तान देखें, जो भी लेके आए, जिस तरह भी लेके आए खान साहब को, अब उन्हें भी सोचना चाहिए
कि इनको रखना पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कहते हैं कि मुझे टेलीविजन से पता चला कि डॉलर की कीमत क्या हो गई, जिस इंसान को ये नहीं पता वो कहते हैं कि जी बारिशें कम हुई तो गंदम की फसल कम हो गई, जब ज्यादा हुई थी तब भी गंदम खत्म, जब कम है गंदम तो तब भी इनको गिला। सो हमें जितने दिन गुजरेंगे, जितने दिन इमरान खान की हुकूमत रहेगी, पाकिस्तान को खतरा है। और पाकिस्तान जितनी तेजी से खुदा नीचे जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि इसको उस हद तक ना जाने दें जहां वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और वापस लाने के लिए भी सबको सिर जोड़ने पड़ेंगे, सारी पॉलिटिकल जमातों को सिवाय पीटीआई के, सारे इदारों को, और फिर उन इदारों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दें, जिन्होंने कुछ केसेस में इंसाफ नहीं दिया, जो कि नज़र भी आता है, पता भी चलता है, और वीडियो और ऑडियो लीक से भी अब पता चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि बाकी कायदीन भी तशरीफ़ रखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, अगर आप लोग इजाज़त देंगे। और अगर लंदन गया तो फिर सलमान गनी साहब यही पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाओगे और क्या लेके, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। और इस वक्त मैं अगली करारदाद के लिए मियां नसीर अहमद एमपीए साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और करारदाद पेश करें। मियां नसीर साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद की 49वीं बरसी पर यह नुमाइंदा इजलास वतन अज़ीज़ में आइन, जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ की दीगर गूँ सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि मुक़द्दर हल्के, कठपुतली हुकूमत और सियासी जमातें आइन की बालादस्ती, जमहूरी इक़दार के एहतराम और बलूचिस्तान में बिलखसूस और मुल्क भर में बिलअमूम बुनियादी इंसानी हकूक़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ये नुमाइंदा इजलास समझता है कि जबरी मुतनाज़ा कानून साजी और मशकूक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए आइंदा इंतखाबात भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इजलास खबरदार करता है कि ऐसे मज़मूम कोशिश इससे पहले भी मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए ख़तरा बन चुकी है। लिहाजा अवाम के एतमाद से आरी और महरूम हुकूमत इक़्तिदार की हवस में ऐसे आकबदे नाअंदेशाना इक़दामात से बाज रहे जो खूनी इनकलाब की बुनियाद रख देंगे। क्या आप हजरात को ये करारदाद मंजूर है? शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करूंगा एक बड़ा नाम सहाफत का जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से कि वो आएँ और आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, जनाब राना मशहूद साहब और साहिबान स्टेज और ख्वातीन हज़रात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है उसमें कोई इजाफा मुमकिन नहीं है। उस पर अगर वो उस पर हमारे भी दस्तखत करा लेते
तो वो तकरीर काफ़ी है। उसमें जो तरमीम की ज़रूरत थी वो सरदार या सादिक साहब ने कर दी है। मेरा ख्याल उस तरमीम के साथ उसे मंजूर कर लेना चाहिए। अब ख्वाजा साहब ने जो आज की बरसी की तकरीब है उसका जो दावतनामा भेजा तो उसमें उन्होंने एक मौजू उसका दिया था कि गुफ्तगू का मौजू ये होगा बहरानों में घिरा पाकिस्तान, वजूहात और इस्लाह अहवाल की राह। काफ़ी माशाल्लाह तवील मौजू है, लेकिन ये सारा मौजू उन्होंने खुद डील कर लिया है। वजूहात भी बयान कर दी हैं, इस्लाह अहवाल की राह भी बता दी है। अब मैं तो बागम बाग को 1:30 बजे यहाँ पहुँचा था। मैंने कहा ताख़ीर हो गई, 1 बजे का वक्त है। तो यहाँ मालूम हुआ कि मैं क़बल अज़ वक्त आ गया हूँ। तो अभी शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी तशरीफ़ नहीं लाए माशाल्लाह। तो पहला तो मेरा मशवरा ये होगा कि मुस्लिम लीग पाबंदी वक्त जो है उसका कोई एहतमाम कर ले। कायदे आज़म जो थे उनकी घड़ी कहीं से हासिल कर ले। चलो 2-4 मिनट आगा पीछा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी ख्वाजा रफ़ीक शहीद इन्हीं लाहौर की सड़कों पर जिस दिन उन्हें शहीद किया गया, पीपल्स पार्टी का जो दौरे इख्तदार है उसका पहला साल मुकम्मल हुआ था 20 दिसंबर 1972। और इसी सड़क पे माल रोड पर चंद कदम के फासले पर उनको गोली का निशाना बनाया गया। मैं तो उस वक्त जेल में था, इसलिए उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सका। लेकिन जो दोस्त उसमें शरीक हुए उनका कहना था कि गाजी इल्म दीन और अल्लामा इकबाल के जनाजों के बाद लाहौर ने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। ख्वाजा रफ़ीक शहीद, हम उन्हें देखते, उन्हें मिलते, उनकी बातें सुनते। उनका एक ख़ास अंदाज था। सर उनका जो है हमेशा बुलंद रहा, थोड़ी सी टेढ़ भी उसमें रही। और उन्होंने जो अपना सर जो है उसे झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। पाकिस्तान बना तो कोई क्लेम दाखिल करने, कोई अलाटमेंट कराने उसके चक्कर में नहीं पड़े। वो चाहते तो बड़ी जायदाद यहां हासिल कर सकते थे। एक बड़ा कारोबार था उनका जिसे छोड़कर आए थे उनके, लेकिन उन्होंने गुर्बत को और मेहनत को शुआर बनाया। उनका छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस जो था वो उनकी रोजगार का जरिया बना रहा। मुस्लिम लीग से अवामी लीग में गए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ रहे, नौज़ाद नसरुल्लाह खान के साथ रहे और फिर अपनी पार्टी बनाई, इत्तेहाद पार्टी। ख्वाजा साहब जागीरदारी के खिलाफ थे।
सरमायादारी के खिलाफ थे। अफसोस पाकिस्तान में जागीरदारी ख़त्म नहीं हो सकी। पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं वो जागीरों को ख़त्म नहीं कर सके और पाकिस्तान आज इसका खमियाजा भुगत रहा है। और पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं उन्होंने कभी हालात पर, मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अपने वालिद की तस्वीर हैं। उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और अभी चंद रोज़ पहले वो जो जस्टिस साकिब निसार साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उनसे सवाल किया गया कि आपने ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई चीज़ बरामद नहीं हुई और कोई साबित नहीं हुई, मैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता। तो ख्वाजा साहब ने, अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ में बरकत अता की, लेकिन उन्हें अपने बाप का रास्ता नहीं छोड़ा। और यही रास्ता जो है, मेहनत का रास्ता, हिम्मत का रास्ता, जिद्दोजहद का रास्ता, इसी रास्ते पे हम चलेंगे तो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। ये जो आप देखें, शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं, कुछ वक्त निकालना चाहिए, कि गौर करने के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। कोई देखना चाहिए इस मुल्क में जो नैब का कानून है, इससे बदतर कानून मार्शल्ला का कानून भी नहीं था। अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 10 साल उस कानून की हिफाजत की, उसमें कोई तब्दीली नहीं की और उसी कानून के शिकंजे में, और आज जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं वो भी उसके शिकंजे में आएंगे। और किस तरीके से मुकदमात कायम किए गए, झूठे मुकदमात, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आप फैसले उठा के देखें, आसन इकबाल के बारे में, शाहिद खान अब्बासी के बारे में, साद रफ़ीक के बारे में, सलमान रफ़ीक के बारे में, वो फैसले पढ़ें आप और देखें कि क्या पाकिस्तान एक मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्क कहला सकता है। ये नैब के कवानीन की मौजूदगी में, ऐसे अदारों की मौजूदगी में। और एक बात मैं ये भी अर्ज करूं कि जमहूरियत जो है, ये जो मुकामी हुकूमतें हैं, जो बल्दियाती अदारे हैं, उस बारे में भी गफलत से काम लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने उनको उस तरह मजबूत नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। उसकी वजह से जमहूरियत जो है, आपकी जमहूरियत ना गली में पहुंचती है ना मोहल्ले में पहुंचती। ये अरकाने असम्बली जो हैं 1000 या 1500 इन तक खड़ी, लेकिन जो कुछ नहीं हुआ पहले वो गौर करना है, कारकुनों को उसका मुकाम देना है, मुस्लिम लीग को एक तंजीम बनाना है जो जागीरदारों से और सरमायादारों से महफूज तंजीम बनाना है। ये ख्वाजा रफ़ीक का पैगाम है और ये पैगाम आम करना होगा। अभी वो जब याद सादिक साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे, सुना रहे थे कि क्या होने वाला है, तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज़्म याद आ रही थी, तो उसके चंद शेर पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इकबाल, गुजर गया वो दौरे साकी के, गुजर गया वो दौरे साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादाखार होगा। कभी जो आवाराए जनू थे वो बस्तियों में फिर आ बसेंगे, बरहना पाई वही रहेगी मगर नया खारजार होगा।
ये निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही पैगाम है आपके लिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब की तकरीर के दौरान सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त आप सबके लिए यह पैगाम है कि आपके और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और वो आप सबको देख रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के शेर इस तरह इस्तकबाल नहीं करते। बताएं कि मियां नवाज शरीफ के साथी कैसे बैठे हैं। शेर अब मैं बिला अब मैं चूंकि वक्त कम है, तशरीफ रखिएगा। मैं एजाज हफीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो करारदाद पेश करें आज के हालात के मुताबिक। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें। हमने मियां नवाज शरीफ साहब तक आपके जज्बात पहुंच चुके हैं। आप सब तशरीफ रखिए और अगली करारदाद के लिए एजाज हफीज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा रफ़ीक शहीद की 49वीं बरसी के मौका पर आज का ये इजलास एहतसाब के नारे को सियासी इंतकाम के लिए इंतहाई बेहुदा अंदाज में इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, बल्कि हुकूमती एहलकार, हुकूमत से जुड़े माफिया की मुल्क भर में बदनवानी और लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। यूँ माशरा किरदार की अज़मत का मोतरफ होने की बजाय तेज़ी से दौलत का पुजारी बन रहा है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। आज का इजलास तमाम मुतल्लिका कौमी इदारों, दीनी, सियासी, फलाही तंजीमों और दर्द दिल रखने वाली शख्सियात से दरख्वास्त करता है कि वो इक़्तिदार के ज़वाल और माशरती इन्हतात के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करें। यह फरीज़ा इस वक्त जहाद के मुतरादिफ है और वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आपका मंजूर है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं बिला तुमहीद नायब अमीर जमाते इस्लामी मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब लियाकत बलोच साहब, आपकी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, कायदीन मोहतरम, मेरे बहुत ही अज़ीज़ भाइयों बहनों और अज़ीज़ नौजवानों और मीडिया के दोस्तों, मैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी इस रवायत को बरकरार रखते हुए कौमी सियासी महाज पर इस बड़े ही बावकार, मुनज़्ज़म और शानदार और बामकसद सेमिनार का एहतमाम किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी दावत दी है
मैं इस मौके पर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं मुल्तान से 1972 में यहाँ मुंतकिल हुआ और जिस दिन ख्वाजा रफ़ीक की शहादत हुई हम उस एहतजाज में भी शरीक थे, लेकिन नहीं मालूम था कि उसके बाद उनको एक वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा। वो एक शख्स का कत्ल नहीं था, वो एक साजिश भी थी और एक सियासत में टारगेट किलिंग का आगाज भी था। और मेरे लिए ये इसलिए भी एक सदमा था कि इस खानदान के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक था और इसी वजह से आज तक मुझे जब कभी भी दावत दी गई है मैं हालात की, सियासत की कशीदगी के बावजूद इस प्रोग्राम में हाजिर होता रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि ख्वाजा रफ़ीक शहीद ने जिस जुर्रत, बहादुरी, सियासत, जमहूरियत, आइन और पार्लिमानी जद्दोजहद की हिफाजत के लिए अपनी जान दी, वो खुश नसीब हैं कि उन्हें अपने पीछे बहुत ही बहादुर, मुहज़्ज़ब और इस मुल्क से, आमतुन्नास से और आवाम के दुख दर्द रखने वाले ये साहबजादगान मिले हैं और जो अपने ख़ानदान के लिए नहीं इस वक्त कौमी सियासत में भी एक काबिल फ़ख्र सरमाया है। वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि कौमी सियासत में अपने इसार, कुर्बानी और इस्तकामत से अपने लिए एक मुकाम पैदा किया है। हर मुश्किल के बावजूद अपनी सियासी और पार्टी की वफादारी को कायम रखना मैं समझता हूं कि एक सियासी कारकुन की इससे बड़ी कोई और मेराज नहीं हो सकती। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त नजरियाती भी, तहजीबी भी और इखलाकी एतबार से भी बहरानों का शिकार है। और पाकिस्तान में आईनी, सियासी, जमहूरी और इंतखाबी बहरान बहुत ही गहरा होता चला जा रहा है और लोगों की ये तवक्कुआत थी कि 2018 का इंतखाब जो धांधली ज़दा था, मुतनाज़ा था, लेकिन आम लोगों ने ये तसव्वुर किया अब मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों की तवक्कुआत दो चंद हो गई कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ऐलान कर रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं, लेकिन एक मुख्तसर मुद्दत में जो इस हुकूमत ने अपनी नाअहली से रुसवाई कमाई है,
लेकिन सबसे बड़ा बहरान ये है कि रियासत के आधारे, कौमी आधारे बजाते खुद अपने वजूद के लिए एक बड़े खतरात के अंदर गिर गए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ये बहरान तय दर तय बहरान है और ये समझा जाए कि सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए हर दौर के अंदर एक नया फार्मूला इजाद किया, एक नया हरबा और तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन हर वक्त के साथ वो नाकाम भी हुआ और पाकिस्तान के वजूद के लिए मुश्किलात और बहरान को देकर गया है। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, 1968 से इस मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट की इस तरीक़े वारदात के मुकाबले में सियासी जमहूरी कुव्वतों ने जब ये तरजीह तय कर ली कि हर कीमत पर इंतखाब जीतना है, हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है और किसी न किसी तरीके से पसे पर्दा मामलात तय करके इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचना है, इस कमजोरी ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इस मुल्क की तबाही का पूरा लाइसेंस दिया है। और मैं समझता हूं कि सियासी तकसीम ने, मजहब के महाज पर तकसीम ने और समाज की सतह पर जो बढ़ता एक बहरान है, ये मुल्क के लिए बड़े खतरात पैदा कर रहा है। आज कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद जिसको भुला दिया गया है, जिसका सौदा मुकम्मल किया जा रहा है, आज अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर दुनिया की इस्तेमारी ताकत को शिकस्त देकर दो राय पर खड़ा है। हमारा अलमिया है कि हमारी इस वक्त कोई कौमी पॉलिसी नहीं है और फिर मसला ये है कि इक़्तिसादी बहरान ने, ये कर्जों की लानत ने और ये बदउनवानियों की लानत ने और इक़्तिसादी वियन न होने की वजह से आज पाकिस्तान आलमी इस्तेमारी अदारों की लौंडी बना दिया गया है। अगर पंजाब के गवर्नर खुद बैरून मुल्क जाके ये कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे की बदल में हमने बहुत कुछ उनके हवाले कर दिया है और आज वो दिखावे की टीम जिनको ये कहते थे कि ये IMF के नुमाइंदे और उधार लिए हुए लोग हैं, लेकिन आज IMF, FATF बराह रास्त डिक्टेट करके हमारे इक़्तिसाद को, हमारी तालीम को, हमारी सियासत को, हमारी जमहूरियत को, हमारे पार्लिमानी निज़ाम को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। आज जरूरत इसी चीज की है
कि हमारी सियासत में इन चीजों को गहराई के साथ देखना चाहिए। इत्तेहादों की सियासत, जमातों का मिलके चलना, मैं जाती तौर पर 1970 के बाद से हर इत्तेहाद का हम हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज इत्तेहादी सियासत अपने अंजाम को पहुंची है। वो डिलीवर नहीं कर रही, उसके नतायज मुल्क को मिल्लत के लिए मुस्बत नहीं आ रहे। मैं हल की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान की जरूरत है कि सियासत में कौमी महाज पर, सियासी जमातों की सतह पर अपनी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए और इन गलतियों के नतीजे में हम में से हर एक का कहां और क्या किरदार है और उसके नतीजे में इस बहरान से निकलने के लिए एक रोड मैप और रास्ते का तयन होना चाहिए। अब ये बात तय है, किसी को जबरदस्ती सियासत से बाहर करना, नैब के या खुद साख्ता कवानीन से शख्सियात की एलिमिनेशन और ये समझना कि अब इंतखाबात चोरी करके अपनी मर्जी का मैंडेट मुसल्लत हो सकता है। अब ये पाकिस्तान के आवाम का ऐलान है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की दहलीज पर झुकने को तैयार नहीं है। अवाम चाहते हैं उनकी आजाद मर्जी से उनके फैसलों को तस्लीम किया जाना चाहिए और ये शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात ये किसी ने झोली में नहीं डालना, ये तश्तरी में रख के किसी ने अता नहीं करना। ये सियासत जमहूरी क़यादत को अपना एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। और मैं आखिर में ये अर्ज करना चाहता हूं, आज जरूरत है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कि हमारी कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। हमारी नेशनल लीडरशिप को जो है कि नेशनल प्रायोरिटीज पर इकट्ठा होना चाहिए। आज हमारी सलामती को खतरात हैं। आज पाकिस्तान के हर शख्स के लिए बेपनाह मुश्किलात हैं। अब इस बहरानों से निकालने के लिए कौमी क़यादत को बिलाखिर बालिग नजरी के साथ, तरजीहात के तयन के साथ एक रेड लाइन क्रॉस करना कि ना फौज क्रॉस करे, ना पार्लियामेंट क्रॉस करे, ना सियासी जमहूरी क़यादत क्रॉस करे। और मैं समझता हूं कि नेशनल लीडरशिप इस बुनियाद का तयन करे। पाकिस्तान का सियासी कारकुन किसी पार्टी में है, इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान में जमहूरियत को, इंतखाब को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए सियासी कारकुनान अपना तारीखी किरदार और फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। और मैं आखिर में जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। और आपको भी मुबारकबाद कि आपने वोट की इज्जत भी सीखी है और मेहमान की इज्जत करना भी सीखा है। बहुत शुक्रिया जनाबे वाला। और अब मैं बिला तुमहीद मोहतरमा सबा सादिक साहबा से कहूंगा कि वो करारदाद पेश करें।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मुअज़्ज़िज़ अकाबरीन मेरे भाई जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, मेरे बड़े भाई जनाब लियाकत बलोच साहब, आज के इस इजलास में जो करारदाद का मौका मुझे दिया है, ख्वाजा रफ़ीक शहीद की 39वीं बरसी पर कौम का ये नुमाइंदा इज्तिमा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मकबूजा कश्मीर की हिंदुस्तानी आइन में मुतनाज़ा हसीयत ख़त्म करने को अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी करारदादें पैरों तले कुचलने की शर्मनाक जसारत करार देता है और ये कि भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में जायदाद की मलकियत और सरकारी नौकरियों जैसे हकूक़ देना मुस्लिम आबादी का तवाज़ुन, सियासी व माशी ताकत ख़त्म करने का मज़मून मंसूबा है। आज का ये इजलास इस सूरत हाल पर पाकिस्तानी हुकूमत के कमज़ोर और बुज़दिलाना रद्द अमल की भी शदीद मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि सकूत श्रीनगर की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और कश्मीर कमेटी के अरकान फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। क्या आप सबको आज के इस नुमाइंदा इजलास जो कि जमहूरियत की खातिर हर साल मुनक्किद होता है और कुर्बानी भी इसी सिलसिले की है, आपको ये करारदाद मंजूर है? बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब के विजन को आगे लेकर चलना, पंजाब को एक मिसाली सूबा बनाना, पार्टी को मजबूत करना, मेरी मुराद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां शहबाज शरीफ साहब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मेज़बान ख्वाजा रफ़ीक शहीद सेमिनार, मोहतरम कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरम जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब, मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब व दीगर अकाबरीन, मोहतरम जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम